नमस्कार दोस्तों, लैब स्टैंड फिजिक्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो ये अपनी लास्ट क्लास है फिजिक्स की, ये समझ लो, ठीक है। अपने हाइड्रोजन परमाणु का बोर मॉडल ये बाकी रह गया था। वैसे ये टॉपिक दिखने में टफ लगता है लेकिन है बहुत इजी। कुछ फिक्स्ड फार्मूला है, उनके बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं, तो उन्हीं फार्मूलेज को मैं बताऊँगा बस। सिर्फ अपने पास टाइम तो है नहीं, वैसे भी वीडियो भी ज़्यादा लंबा मैं है नहीं, लंबा नहीं करूँगा इसको। जल्दी से फॉर्मूले बता दूंगा और उनसे सवाल कैसे करने वो ओपन करेंगे। और काफ़ी इफेक्टिव होने वाला ये वीडियो, इसको स्किप मत करना। ये वीडियो काफ़ी इफेक्टिव है। हो सकता है दो मार्क्स, मोस्टली 2 मार्क्स या 4 मार्क्स, 2 क्वेश्चंस 4 मार्क्स यहाँ से आएंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोजन परमाणु का बोर मॉडल। तो भाई बोर ने जो मॉडल दिया उसके अनुसार उसने डाइवर्जन वगैरह चीज़ें करके उसने कहा कि भाई जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। उसकी थ्योरी में ये बोला गया है, ठीक है। तो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, तो भाई इलेक्ट्रॉन कौन सा, बहुत सारे होते हैं इलेक्ट्रॉन पास वाला भी होता है नाभिक के नेक्स्ट भी होता है, दूर दूर ऐसे होते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन यही होता है कि नाभिक होता है तो यहाँ ऐसे होते रहते हैं, एक एक कक्षा में चक्कर लगाते हैं, ठीक है। तो मैंने माना कोई इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु, कोई भी हो सकता है परमाणु, बोले हाइड्रोजन का हो सकता है या फिर बेरिलियम बोरॉन, कोई भी हो सकता है, ठीक है, कि एनवी कक्षा, कौन सी कक्षा, एनवी कक्षा में वीएन वेग से परिभ्रमण कर रहा है। माना कोई इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु की एनवी कक्षा में वीएन वेग से परिभ्रमण कर रहा है, यानी कि नाभिक के चारों ओर ये कोई एनवी है कक्षा जिसमें वीएन वेग से परिभ्रमण कर रहा है, तो उस कक्ष की त्रिज्या यानी रेडियस आर एन, ये क्या हो जाएगी, छोटी सी ये त्रिज्या आर एन, नाभिक से ये दूरी, ये क्या हो जाएगी आर एन। तो उस आर एन का मान क्या आता है, एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर पाई एम जेड ई स्क्वायर, ठीक है। अब ऐसे देखोगे तो एप्सिलॉन नॉट क्या है, वही 8.854 इंटू 10⁻12। एच क्या है 6.6.10⁻34 वो वाला, ठीक है। पाई का मान नियत है, एम जो इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान है वो होगा, जेड यानी कि परमाणु, मतलब क्या बोलते ये, अच्छा ऐसा होता है जेड एक्स से परमाणु क्रमांक जेड एक्स से, ठीक है। तो वो डिपेंड करेगा कि कौन सा किस परमाणु की बात कर रहे हो आप, ठीक है। हाइड्रोजन की बात कर रहे हो, हीलियम की बात कर रहे हो, बेरिलियम की बात कर रहे हो, किसी कर रहे हो, ठीक है। और ई मतलब 1.6 इंटू 10⁻19। तो यहाँ से देखोगे ना तो ये वाला, ये और ये तो सारे नियत है, इनके कुछ मान होते हैं, उन सभी की वैल्यू रखोगे तो आएगा 0.529 एमस्ट्रॉन्ग। अब बाकी क्या रह गया, एन स्क्वायर अपन जेड है। तो आर एन क्या होगा, किसी भी जो परमाणु है उसके लिए आर एन होगा 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपन जेड एमस्ट्रॉन्ग, जहाँ पे एन क्या है, एन वी कक्षा, और जेड क्या है, परमाणु क्रमांक, ठीक है। अब मैं बोलूँ कि भाई हीलियम है, मैंने माना कि हीलियम का कोई है परमाणु और उसकी 4th क्लास जो 4th कक्षा है उसमें जो उसकी जो रेडियस है वो निकालनी है, उसकी जो त्रिज्या है वो निकालनी है। तो आप क्या रखोगे, n बराबर 4 और जो हीलियम के लिए z बराबर 2, ठीक है। तो ऐसे हो जाएगा, समझ गए। तो n क्या है, nवी कक्षा, और z क्या है, परमाणु क्रमांक, समझ गए। अब यहाँ से देखोगे आप, तो यदि मैं n बराबर 1 रख दूँ, n बराबर 1 रख दूँ, तो n बराबर 1 रखते ये देखो, n बराबर 1 रखते ही ये क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर पाई एम जेड स्क्वायर, ये हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 0.529 अपॉन जेड एमस्ट्रॉन्ग। अगर मैंने n बराबर 1 रखा तो n बराबर 1 रखने पर आ जाता है r बराबर 1, यानी कि n बराबर 1 क्या हुआ, परमाणु के प्रथम कक्ष की त्रिज्या, परमाणु के प्रथम कक्ष की, इसको बोर त्रिज्या भी बोलते हैं, इसको बोर त्रिज्या भी बोलते हैं। परमाणु के प्रथम कक्ष की त्रिज्या यानी कि बोर त्रिज्या, समझ गए, बोर त्रिज्या। ये तो R1 क्या हो जाएगी, परमाणु के प्रथम कक्ष की त्रिज्या। अब देखो यहाँ से आप ध्यान से देखोगे तो R1 और Rn में क्या डिफरेंस है, देखो एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर, ये नीचे वाला से सिर्फ n स्क्वायर एक गुणा में एक्स्ट्रा और आ रहा है। तो यहाँ से आप लिख सकते हो कि Rn बराबर n स्क्वायर इंटू R1, n स्क्वायर इंटू R1। अब आपको क्या करेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे ही बन सकता है, आपको दे देंगे कि कोई परमाणु दिया हुआ है, जैसे कि हाइड्रोजन है, हीलियम है, बोरॉन, जो भी है, कोई भी परमाणु आपको दिया हुआ है, उस परमाणु के प्रथम कक्ष की त्रिज्या आपको दे देंगे, प्रथम कक्ष की त्रिज्या आपको दे देंगे, फिर बोलेंगे 7वें कक्ष की त्रिज्या ज्ञात करो। तो 7वां मतलब n की जगह 7 रख दो, 7 का स्क्वायर इंटू R1, तो दिया होगा, ऐसे बनेगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रखने हैं, ये फॉर्मूला आपको याद रखने हैं पूरे के पूरे। मतलब जैसे कि ये समझ लो, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, ये इतना तो याद रखना है, ये वाला, ठीक है,
बस ये वाला याद रख लो। और ये तो इससे आ जाता है, इसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं। मोस्टली याद रखने वाली चीज़ ये बोलना मत। ये जो आर एन एन स्क्वायर आर वन कहाँ से आया, ये तो आया, अगर 1 रखोगे तो ये आएगा, और एन स्क्वायर 12 जाता तो एन स्क्वायर इंटू 0.52 जेड, ये हो जाएगा R1। तो ऐसे तो होता है, ठीक है। तो आर एन बराबर हो जाए एन स्क्वायर इंटू R1, एन स्क्वायर इंटू R1, ठीक है। ये हुआ ना, देखो यहाँ से अपन इसको कैसे लिख सकते हैं, एन स्क्वायर इंटू 0.529 अपन जेड एमस्ट्रॉन्ग, और 0.529 अपन जेड एमस्ट्रॉन्ग के R1 है, तो एन स्क्वायर R1। तो ये फॉर्मूला मैंने याद रखना, आर एन इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.529 एन स्क्वायर अपन जेड एमस्ट्रॉन्ग। एन क्या है, कौन सी कक्षा के बारे में बोल रहा है, जो कक्षा मेंशन करने के बोल रहा है वो कौन सी कक्षा, ठीक है। और जेड क्या है, कौन सा परमाणु अपने ले रहे हैं उसका परमाणु क्रमांक, ठीक है। बस 0.529 एन स्क्वायर अपन जेड एमस्ट्रॉन्ग, 0.529 एन स्क्वायर अपन जेड एमस्ट्रॉन्ग। बस अब करते हैं न्यूमेरिकल, ठीक है। अब देखो 2-3 न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है। बहुत मस्त न्यूमेरिकल आते हैं, मतलब ज़्यादा कोई दिमाग लगाने की जरूरत होती नहीं है, ठीक है। नॉर्मली अब याद रखना है आर एन इक्वल टू 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपन जेड। एन क्या है, जेड क्या है आपको पता है, ठीक है। अब देखो लैब क्वेश्चन 2016 में किसने पूछ लिया, बहुत ईजी। टाइटेनियम 1T3 की n बराबर 2 अवस्था के लिए त्रिज्या है। तो देखो ये दे दिया 1T3, तो यानी कि यहाँ से क्या मालूम पड़ता है, तो पता है जेड एक्स ए, तो यहाँ से जेड क्या हो गया, जेड बराबर 1 हो गया, जेड बराबर क्या हो गया 1 हो गया। n बराबर 2 आपको दे दिया। अब दिक्कत क्या रही, तो n बराबर 2 यानी कि फॉर्मूला क्या है, आर एन इक्वल टू 0.529 एन स्क्वायर अपन जेड एमस्ट्रॉन्ग। एमस्ट्रॉन्ग मतलब क्या होता है आपको भी पता है, एमस्ट्रॉन्ग मतलब होता है 10 की घात -10 मीटर, ठीक है। अब n बराबर 2 के लिए पूछा है, तो देख लो लिख लो 0.529 इंटू 2 का स्क्वायर, और जेड कितना 1 है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 0.529 इंटू ये 4 करोगे तो लगभग ये आता है 2 और मतलब 2.1 समथिंग 2.1 कुछ ऐसा आएगा, ठीक है, इंटू 10 की घात -10 मीटर। बस ये था, इजी सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ नहीं था, ठीक है। और इस चैप्टर से मोस्टली सवाल ऐसे ही आते हैं, कैसे आते हैं, ऐसे ही आते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने इसको लिया भी नहीं पहले, क्योंकि मोस्टली क्या दिखने में बहुत से लोगों को जो इसको नहीं पढ़ते हैं ना, उनको ही डर लगता है कि बोला चैप्टर में है, ऐसा कुछ भी नहीं, ठीक है। दिखने में डर वाला है, ये पता नहीं ये क्या क्या चीज़ें हैं, लेकिन बहुत ईजी चैप्टर होता है ये। बस ये है कि इसको अपन टाइम रहा नहीं तो इसको अपन सही ढंग से कर नहीं पाए, लेकिन अभी भी जो बता रहा हूँ ना वो भी सफिशिएंट है, वो भी सफिशिएंट है, ठीक है। हाँ, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन के प्रथम कक्षा की त्रिज्या 0.5 इंटू 10 मीटर है। n बराबर 4 वाली कक्षा की त्रिज्या ज्ञात करो। तो आपको पता है, आपको प्रथम कक्षा की त्रिज्या दे दी, अब n बराबर 4 के लिए पूछ रहा है। आपको पता है क्या कि आर एन इक्वल क्या होता है, एन स्क्वायर इंटू R1, ये पता है। तो आर एन स्क्वायर कितना, 4 का स्क्वायर इंटू R1 कितना दिया हुआ है 0.5 इंटू 10 की घात -10, 4 का स्क्वायर 16, 16 इंटू 5 0.5 8, तो 8 एमस्ट्रॉन्ग, यानी कि 10 की घात -10 मीटर। समझ गए। ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने तीनों सवाल डिपेंडेंट टाइप के लिए ताकि आपको किसी भी टाइप से पूछे तो समझ जाओ। ये पूछ रहा है मूल अवस्था में लिथियम प्लस। अब देखो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, तो लिथियम के लिए आप देखोगे तो लिथियम के लिए जेड बराबर होता है 3, जेड बराबर 3, यानी कि जेड 3, यानी कि लिथियम के अंदर इलेक्ट्रॉन भी 3 होंगे, इलेक्ट्रॉन भी 3, लेकिन इसने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, क्या दिए, प्लस। तो अब लिथियम के पास, लिथियम प्लस के बाद रहा सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन, कौन सा रहा, सिंगल रहा। तो एक रहा तो वो तो कहाँ रहेगा, n बराबर 1 में रहेगा भाई, जो एक ही इलेक्ट्रॉन है तो पहली जो कक्षा उसमें ही रहेगा, क्योंकि इसने क्या बोल दिया, मूल अवस्था में बोल दिया। यदि उत्तेजित अवस्था बोलता तो फिर भी चलो n बराबर 1 से कूद के वो n बराबर 2 में जाता, समझ गए। अगर उत्तेजित अवस्था बोलेगी प्रथम उत्तेजित अवस्था, तो n बराबर 1 से कूद के n बराबर 2 में जाना होता है, उसको बोलते हैं प्रथम उत्तेजित अवस्था, ठीक है। लेकिन मूल अवस्था में यानी कि n बराबर 1 ही है, ठीक है। तो n बराबर 1 ही है, तो n बराबर 1 रख दो, z बराबर 3, तो आर एन बराबर क्या है 0.529 एन स्क्वायर अपन जेड एमस्ट्रॉन्ग, ये होता है। तो 0.529 इंटू एन कितना 1, जेड कितना 3 एमस्ट्रॉन्ग, ये आ जाएगा लगभग 18 इंटू 3 54 ना, तो 0.18 एमस्ट्रॉन्ग। बस ऐसे करना है। तो ये अगर रेडियस से संबंधित, कक्ष की त्रिज्या से संबंधित सवाल पूछे तो आपसे हो जाएगा। बस ये इतना सा आपने देखा ना, ये कितना 7-8 मिनट का है, ये आपसे हो जाएगी, ये गारंटी है, ठीक है। अब चलिए अब पढ़ते वेग।
अब देखो बात करते हैं वेग की, कि भाई जब वो बोर ने क्या माना था कि भाई बोर ने ये माना था कि भाई इलेक्ट्रॉन वर्ताकार कक्ष में नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते कुछ ना कुछ वेग भी होगा, ठीक है। तो वेग के लिए फॉर्मूला आया है 2.18 × 10⁻6 Z/n मीटर प्रति सेकंड। अब इस 2.18 × 10⁻6 को C/137 भी लिख सकते हैं। C क्या है यहाँ पर, C एक्चुअली होता है वही प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो 3 × 10⁸ में 137 का भाग दोगे तब भी लगभग यही माना था, समझ गए। तो आप कुछ भी कोई भी याद रख सकते हो, ये वाला याद रखो, ये वाला या दोनों याद रखो, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार सी की फॉर्म में भी आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है, ऑप्शन में। तो देखो अब यदि ये किस पर डिपेंड करता है, जेड और एन पे, यानी कि वी एन क्या हुआ समानुपाती Z/n, और यदि n = 1 हो, मैंने रख दिया n = 1 तो पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग हो जाएगा, वो हो जाएगा v1। तो v1 कितना आएगा 2.18 × 10⁻6 Z, ठीक है, 2.18 × 10⁻6 Z। अब इस 2.18 × 10⁻6 Z को मैं क्या लिख सकता हूँ, v1 लिख सकता हूँ। तो vn बराबर होता है v1/n। इसका मतलब अपने को अगर पहली जो है कक्षा उसमें अगर वेग दे दिया जाए तो अपन कौन सी भी कक्षा में वेग निकाल सकते हैं। चौथी के लिए पूछे 4 से भाग, पाँचवीं के लिए पूछे 5 से भाग, बस ईजी है, ठीक है। तो इनको फॉर्मूलों को याद जरूर रखना है, ठीक है, याद जरूर रखना है। तो क्या हुआ, तो एक सवाल है कि यदि किसी परमाणु में 3वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग कितना है 4 मीटर प्रति सेकंड, तो 3वीं यानी कि v3 कितना दिया हुआ है, v3 कितना दिया हुआ है 4 मीटर प्रति सेकंड। तो कितना हो जाएगा, देखो v3 कितना दिया 4 मीटर प्रति सेकंड, 4 और v3 कितना होता है v1/4, ये हो जाएगा भाई, n की जगह 4 रखूँगा, ये तो होगा, ठीक है। तो यहाँ से v1 कितना आ जाएगा, v1 बराबर आ जाएगा, सॉरी 3वीं कक्षा ना, सॉरी 3 लिखना है, ठीक है, 3वीं कक्षा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा v1 बराबर हो जाएगा 4 × 3, समझ गए। अब पूछ रहा है कि तो 6वीं कक्षा में वेग ज्ञात करो, तो 6वीं यानी कि v6 ज्ञात करना है आपको, v1/6, v1 कितना है 4 × 3/6 12/6 यानी कि 2 मीटर प्रति सेकंड, समझ गए, कितना 2 मीटर प्रति सेकंड, ये हो जाएगा। तो इस टाइप के सवाल आएंगे और वो आपको करने, बस ये फॉर्मूला, ये चीज़ें याद रखना है। बहुत बार ऐसे ही पूछ लेंगे कि किसके समानुपाती है, बहुत ईजी भी आ सकता है चीज़ें, ठीक है, इसलिए इन फॉर्मूलों को याद रखना, समझ के। ये वेग वाला सेक्शन कंप्लीट हो गया। चलिए अब पढ़ते हैं कक्ष में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। भाई जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा किसी कक्ष में तो उसमें ऊर्जा भी होगी, साफ बात है, ऊर्जा भी 2 होगी। चक्कर लगा रहा है किसी वेग से घूम रहा है तो उसमें गतिज ऊर्जा भी होगी, प्लस उसकी स्थिति के कारण स्थिति से ऊर्जा भी होगी। तो ये जो है ऊर्जा, ये कुल ऊर्जा है, ये क्या है En, ये टोटल ऊर्जा है, स्थितिज प्लस गतिज दोनों का योग है। En क्या है, स्थितिज प्लस गतिज दोनों का योग है। इसका फॉर्मूला क्या है, -13.6, ये माइनस ध्यान रखना, -13.6 Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किस में दी हुई ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। मैंने पहले बता रखा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कैसे चेंज करना है, बता रखा है, ठीक है। लेकिन मोस्टली आपके इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही पूछा जाएगा आंसर, ठीक है। तो इसलिए यहाँ इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी चेंज करने की, ठीक है। तो 13.6 Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, ये याद रखना फार्मूला। En = -13.6 Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -13.6 Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखो एक होता है आयनन ऊर्जा। आयनन ऊर्जा क्या होती है, परमाणु की मूल अवस्था में स्थित इलेक्ट्रॉन को मुक्त करने के लिए दी गई ऊर्जा। अब जैसे कि कोई परमाणु मान लिया, ये कोई परमाणु की नाभिक है, यहाँ पर मूल अवस्था में कोई इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से बाहर निकालना है कि भाई इसको इलेक्ट्रॉन को कितनी ऊर्जा दी जाएगी इलेक्ट्रॉन परमाणु छोड़ के बाहर निकल जाए, उसको बोलते हैं आयनन ऊर्जा, उसको बोलते हैं आयनन ऊर्जा। और वो आयनन ऊर्जा किसके बराबर होगी, यही बस कि भाई यहाँ पर दूसरी जो है कक्ष में है तो उसको बाहर निकालने के लिए अपने को इतनी ऊर्जा देनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि इसके पास ऊर्जा किसमें, माइनस में है। इसको अपन इतनी देंगे पॉजिटिव प्लस में तो ये बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो अपने को इतनी ऊर्जा देनी पड़ेगी 13.6 × Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। ये चीज़ अपने को निकालनी है कितनी ऊर्जा इसको दे ताकि ये बाहर निकल जाए, ठीक है। चलिए तो अब करते हैं न्यूमेरिकल आगे। तो यहाँ से देखो पहला पूछ रहा है कि भाई हीलियम प्लस आयन के लिए प्रथम उत्तेजित अवस्था में ऊर्जा ज्ञात करो।
हीलियम प्लस आयन के लिए प्रथम उत्तेजित अवस्था में ऊर्जा ज्ञात करो। तो देखो हीलियम एक्चुअली में क्या होता है 2He4 ऐसे होता है, मतलब Z बराबर 2, ठीक है। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो भी 2 होंगे, इलेक्ट्रॉन भी 2 होंगे, लेकिन He हो गया प्लस, यानी एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो क्या रहा, एक ही रहा। और वो एक ही है, मतलब वो रहेगा कहाँ पे, n बराबर 1 में। लेकिन इसने क्या बोला है, प्रथम उत्तेजित अवस्था। अगर इसने मूल अवस्था बोला होता तो अपन n बराबर 1 नहीं मानते। प्रथम उत्तेजित अवस्था यानी कि इलेक्ट्रॉन उत्तेजित हो गया है। परमाणु किसमें, उत्तेजित अवस्था में। यानी उत्तेजित अवस्था कब होती है, जब अपने जो n बराबर 1 है तो n बराबर 1 से कूद के 2 में जाए, या फिर अगर 2 में है तो 2 से कूद में 3 में जाए, अगर 3 में है तो 3 से कूद के 4 में जाए, उसको बोलते हैं उत्तेजित अवस्था। समझ गए। तो n बराबर 1 में तो है, n बराबर 1 क्या होगी, इसकी मूल अवस्था, क्योंकि एक ही है इलेक्ट्रॉन, वो कहाँ होगा, n बराबर 1 में होगा। तो n बराबर 1 तो होगी मूल अवस्था, समझ गए, ये होगी मूल अवस्था। ये पूछ रहा है प्रथम उत्तेजित अवस्था, तो n बराबर 2 क्या होगी, प्रथम उत्तेजित अवस्था। n बराबर 2 क्या होगी, प्रथम उत्तेजित अवस्था। अगर सवाल में ऐसे दिया होता कि द्वितीय उत्तेजित अवस्था तो n बराबर 3 होता है, n बराबर 3 होता है द्वितीय उत्तेजित अवस्था। समझ गए। तो इसने किया प्रथम उत्तेजित अवस्था, तो यानी कि अब क्या हो जाएगा अपने n बराबर 2 हो जाएगा, n बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो देखो क्या रखना है, z बराबर 2 रखना है, n बराबर 2 रखना है। तो क्या हो जाएगा, En इजिकल टू -13.6 इंटू जेड की जगह 2 का स्क्वायर, n की जगह 2 का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना हो जाएगा, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आंसर, 4 4 कैंसिल, बस ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर इसने आगे पूछा है कि साथ ही इसकी आयनन ऊर्जा भी ज्ञात करो। तो आयनन ऊर्जा क्या होती है, परमाणु की मूल अवस्था में स्थित इलेक्ट्रॉन को मुक्त करने के लिए दी गई ऊर्जा। समझ गए, परमाणु की मूल अवस्था में स्थित इलेक्ट्रॉन को मुक्त करने के लिए दी गई ऊर्जा, ठीक है। यानी कि इसकी ऊर्जा है, इसको कितनी ऊर्जा दे कि ये मुक्त हो जाए, कितनी ऊर्जा दे कि ये मुक्त हो जाए। तो साफ बात है, इस स्थिति में क्या होगा, n बराबर 1 होगा मूल अवस्था में। समझ गए। आयन ऊर्जा क्या होती है, साथ ही इसकी आयन ऊर्जा भी ज्ञात करो, यानी कि मूल अवस्था में कितनी ऊर्जा दी जाए कि वो परमाणु छोड़ के निकल जाए। तो बस सिंपल सी बात है, En इजिकल टू 13.6 इंटू जेड, तो ये होगा 2 स्क्वायर अपॉन नीचे हो जाएगा 1 का स्क्वायर। n की जगह क्या हो जाएगा 1, n बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब मैंने ये माइनस क्यों नहीं लिखा, तो देखो अपने को इसकी ऊर्जा बढ़ानी है, तो बढ़ाने के लिए पॉजिटिव में देंगे ना ऊर्जा, भाई इसको बाहर निकालना है, ये माइनस में है, ठीक है। इसको कितनी ऊर्जा दे, क्योंकि इस केस में क्या मानते हैं कि भाई अनंत पे ऊर्जा कितनी होती है, 0, तो इसको यहाँ से निकाल के कहाँ भेजना है, अनंत पे भेजना है। कहाँ पे भेजना है, अनंत पे। तो इसकी ऊर्जा को 0 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इतनी ऊर्जा पॉजिटिव में देनी पड़ेगी। समझ गए। तो ये आ जाएगी आयन ऊर्जा, ठीक है। तो En बराबर 13.6 इंटू 2221 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये कितना हो जाएगा, 13.6 इंटू 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 13.6 इंटू 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हो जाएगा। अब बहुत बार एक और चीज़ पूछ लेता है, आयनन विभव। आयनन विभव, तो आयनन विभव कुछ नहीं करना है, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, इसको ई को निकाल दो बस, 13.6 इंटू 4 वोल्ट हो जाएगा आयनन विभव। विभव किस में आता है, वोल्ट में, तो 13.6 इंटू 4 ये हो जाएगा आयनन विभव। समझ गए। तो ये चीज़ें पूरी हो गई आपकी, और ये बस मेन फॉर्मूला याद रखना। समझ गए। चलिए देखो, तो जल्दी जल्दी इनको रिवाइज कर लो कि भाई आर एन क्या होता है, 0.529 n स्क्वायर अपन जेड एम स्ट्रॉन्ग। इसमें एम स्ट्रॉन्ग, वी एन 2.18 इंटू 10⁶ जेड अपन एन मीटर प्रति सेकंड। और ऊर्जा होती है एन इजिकल टू -13.6 जेड स्क्वायर अपन एन स्क्वायर ई वी। और अगर आयन ऊर्जा पूछे तो हमेशा क्या होगा, आयन ऊर्जा पूछे तो आपको रखना है n बराबर 1, मतलब यानी कि मूल अवस्था, जो मूल अवस्था इस स्थिति है उसका पूछेगा। तो मूल अवस्था में मतलब कितनी ऊर्जा दी जाए, ठीक है। तो इसका नेगेटिव का हो जाएगा पॉजिटिव, वो हो जाएगी आयन ऊर्जा। और अगर उसका समय ऊर्जा पूछे तो वो नेगेटिव ही आएगी इसी फॉर्म में, ठीक है। 3 तो मैंने पढ़ लिया था, एक था कोणीय संवेग। क्या था कोणीय संवेग, तो कोणीय संवेग आपको पता है क्या होता है, एम वी आर कोणीय संवेग होता है। तो एम मतलब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, वी मतलब उसका वेग, वी एन, आर एन मतलब जिस कक्ष में चक्कर लगा रहा है उसकी रेडियस, ये हो जाए आर एन, बराबर होता है NH/2π। तो कोणीय संवेग मतलब 2 फॉर्मूले होते हैं, या तो इससे निकालो या इससे निकालो, NH/2π। 2016 2018 में सवाल पूछ ले रहा डायरेक्ट,
ठीक है, n बराबर मान 2 दिया था, कोणीय सहयोग निकालो h/π, बस सिंपल सी बात है, ठीक है, 2 मार्क्स। तो इसलिए याद रखना कोणीय सहयोग होता है mvr nh/2π। आपको जो भी दिया है, आपको vn और rn और m दिया हुआ है तो इससे निकालना, और यदि सिर्फ n दिया हुआ है तो h/2π। h क्या है? प्लांक निकालना, 6.6 × 10⁻⁻34 ये होती है वैल्यू, ठीक है। तो चलिए अब देखो हाइड्रोजन परमाणु का लाइन स्पेक्ट्रम, ये बहुत इजी चीज़ है, ठीक है, सिंपल सी बात है। इसके पीछे लॉजिक क्या है कि भाई ये जो हाइड्रोजन परमाणु ये नाभिक है, ये मान लें नाभिक है। अभी नाभिक के चारों ओर ये एक कक्षा n/1 है, n/2, n/3, n/4। तो होता क्या है कि भाई जब कोई इलेक्ट्रॉन ये माना कि वही n/2 पर है, तो यहाँ से कूद के n/3 पे गया, कूद के क्यों जाता है? क्योंकि कहीं से इसको ऊर्जा मिल जाती है, यानी कि लाइट एनर्जी मिलो या कोई भी ऊर्जा मिलो, ऊर्जा मिलती तो यहाँ कूद के यहाँ चला जाता है, यानी कि उत्तेजित अवस्था में आ जाता है, ठीक है। तो n/2 से कूद के n/3 में गया, लेकिन वो n/3 में ज़्यादा टाइम तक नहीं रहता, ओनली फॉर 10⁻⁸ सेकंड, इतने टाइम तक रहता है। उत्तेजित अवस्था में केवल 10⁻⁸ सेकंड तक रहता है, फिर वो वापस अपनी मूल अवस्था में कूद जाता है, n/2 पर कूद जाता है, ठीक है। बहुत बार वो n/2 पर भी कूद सकता है और फिर बहुत बार n/1 पर भी कूद सकता है, वो डिपेंड करता है, ठीक है, चीज़ों पर। तो वो जब कूदेगा ना तो क्या करेगा, जो ऊर्जा ली थी ना उस ऊर्जा को वापस त्याग देगा। तो वो किस फॉर्म में त्यागेगा? वो त्यागेगा विद्युत चुंबकीय विकिरण, उनकी फॉर्म में त्याग करता है, ठीक है। तो जो ऊर्जा त्याग करेगा तो विद्युत चुंबकीय विकिरण आएगी, और विद्युत चुंबकीय विकिरण होगी तो कुछ ना कुछ उनकी क्या लैम्बडा होगी, लैम्बडा यानी कि तरंग दैर्ध्य, लैम्बडा यानी कि तरंग दैर्ध्य, समझ गए। तो वही तरंग दैर्ध्य की अपन बात करेंगे कि यहाँ पर उसको निकालते कैसे, ठीक है। कि भाई कहाँ से कौन से में कूदेगा तो कि कितनी तरंग दैर्ध्य आएगी, और अलग अलग वैज्ञानिकों ने उसको अलग अलग नाम दिया कि इस कक्ष से उसमें कूदेगी तो ये नाम उसके सीरीज़ के। तो इसी प्रकार से ये हाइड्रोजन परमाणु का लाइन स्पेक्ट्रम होता है कि भाई जब परमाणु उच्च ऊर्जा स्तर n2 से निम्न ऊर्जा स्तर n1 में कूदता है तो विद्युत चुंबकीय तरंगों का उत्सर्जन होता है, जिसकी तरंग दैर्ध्य क्या होती है? लैम्बडा, जो निम्न सूत्र से दी जाती है। लैम्बडा किससे दी जाती है? निम्न सूत्र से। तो लैम्बडा यानी कि फॉर्मूला क्या होगा? 1/λ, ध्यान रखें 1/λ = r कोष्टक 1/n1² माइनस 1/n2², मतलब n2 से n1 कूदेगा तब, n2 से n1 कूदने पर जो विद्युत चुंबकीय तरंग निकलेगी उनका लैम्बडा ये होगा। अब देखो r क्या होता है? r होता है रिडबर्ग नियतांक, r होता है रिडबर्ग नियतांक, जिसका मान होता है r = 1.097 × 10⁻⁷ प्रति मीटर, यानी कि डिवाइड में मीटर पर मीटर, ऐसे समझ गए। इस 1/r को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 912 एंगस्ट्रॉम, यानी कि 912 × 10 मीटर भी लिख सकते हैं। ये 1/r ये भी याद कर लेना ताकि ये काम आता है। कहाँ काम आएगा मैं आगे बता दूँ, क्योंकि जब आप लैम्बडा निकालोगे ना तो 1/r ऐसे आएगा, डायरेक्टली आप 1/r का मान लिख सकते हो, समझ गए। 912 × 10⁻⁷ मीटर, 1.097। अगर r रखना है तो मोस्टली ये याद रखना 1/r ही, ठीक है, यही काम आएगा। 912 × 10⁻⁷ मीटर, यानी कि 912 एंगस्ट्रॉम, 1/r = 912 एंगस्ट्रॉम। अब चलिए अलग अलग कक्ष से अलग अलग जगह कूदने पे अलग अलग प्रकार की सीरीज बनती है, वो क्या बनती है उसके बारे में अपन बात करते हैं। चलिए अब देखो, जो सबसे पहले सीरीज है, ऐसे सीरीज बनती है मतलब अलग अलग, लाइमन, बामर, पाचन, ब्रैकेट, फंड, इजी है, ठीक है, ज़्यादा कोई कंफ्यूजन होने वाली जरूरत नहीं है। लाइमन ने क्या बोला भाई, लाइमन जो इन सीरीज को बोलेंगे लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पाचन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, फंड सीरीज। लाइमन सीरीज यानी कि भाई उच्च ऊर्जा स्तर n या तो 2, 3, 4 से n/1 में कूदे। कहने का मतलब ये है कि उच्च ऊर्जा स्तर 2, 3, 4 से n/1 में कूदे तो जो सीरीज मिलेगी, जो लैम्बडा मिलेगा वो मिलेगा लाइमन श्रेणी का लैम्बडा, ठीक है। लाइमन श्रेणी की तरंग दैर्ध्य, यानी लाइमन श्रेणी की विकिरण है, समझ गए। कहाँ से? n2 = 2, 3, 4 से n/1 में कूदने पर। उसी प्रकार बामर आता है, बामर कहाँ से स्टार्ट होगा? 3, 4, 5 से n/2 में कूदने पर, समझ गए। ये समझ, लाइमन में कूदना है 1 में, बामर में 2 में, पाचन में 3 में, ब्रैकेट में 4 में और फंड में 5 में कूदना है, समझ गए। ये ऐसे होता है, ये नाभिक होता है, नाभिक में ये 1, ये 2 वाला, ये 3 वाला, 4 वाला, तो इसमें कूदना है तो कूदेगा कहाँ से? 2 से कूदेगा, 3 से कूदेगा, तो इसलिए n2 बराबर क्या आएगा? 2, 3, 4 आएगा। इसी प्रकार बामर में n/2 में कूदना है तो 2 में कूदना तो कहाँ से कूदेगा? 3 से कूदेगा, 4 से कूदेगा, या फिर आगे, तो ऐसे ऐसे कैसे पाचन, ब्रैकेट, फंड। और वहाँ पर सीधी सी बात है, इसका मान फिक्स हो जाएगा, इसका n1 का मान फिक्स हो जाएगा। इसके लिए 2, इसके लिए 3, इसके लिए 4, इसके लिए 5, और n2 आपको कोई भी एक मान देगा, n2 आपको देगा। सवाल में पूछेगा कि भाई वहाँ से वहाँ कूदने पर मतलब कौन सी सीरीज निकलेगी या फिर कितनी तरंग दैर्ध्य होगी, तो n2 आपको दिया होगा।
तो सीधी सी बात है, आपको n2 दिया होगा, ऐसे देंगे कि भाई पाचन श्रेणी के लिए n2 बराबर वो कुछ मान देंगे, एक तो बोल देंगे पाचन, एक बोल देंगे n2, तो फार्मूला क्या आएगा, ये आएगा। फार्मूला रटने की बात नहीं है, फार्मूला मेन जो है वो ये याद करना है, n1 का स्कोर माइनस n2 का स्कोर। पाचन के लिए क्या होगा, n2 मतलब 3 में कूदेगा, तो 3 में कहाँ से कूदेगा, तो 4 से कूदेगा, 5 से कूदेगा, 6 से कूदेगा, तो 3 में कूदेगा मतलब 1 3 आ जाएगा बस। पाचन के लिए 3 में कूदेगा, ब्रैकेट के लिए 4 में कूदेगा, फंड के लिए 5 में कूदेगा, और लाइमन के लिए 1 में कूदेगा, इस बामर के लिए 2 में कूदेगा बस। इस प्रकार से आप तरंग दैर्ध्य निकाल सकते हो, ठीक है। तो फिर आपको मान दिया होगा, फिर आपको पता है आर का मान रख सकते हो 912, ठीक है, मतलब 1/r बराबर 912 एमस्ट्रॉन्ग, यहाँ से लैम्बडा आ जाएगा, क्योंकि लैम्बडा आप निकालोगे ना तो लैम्बडा इस साइड आएगा, 1/r ये इस साइड जाएगा, तो 1/r का मान 912 एमस्ट्रॉन्ग लिख सकते हो और ये चीज़ें निकाल सकते हो। तो ये होती है श्रेणियाँ, ठीक है, लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी, पाचन, ब्रैकेट, फंड, समझ गए। इसमें 1 में कूदेगा, इसमें 2 में, 3 में, 4 में, 5 में कूदेगा, तो ऑब्वियसली इससे नेक्स्ट से कूदेगा, तो इसमें 6 से कूदेगा, 7 8 इससे कूद सकता है भाई। 5 में 4 से तो कूद नहीं सकता, 4 से कैसे कूदेगा, 5 में ऐसे नीचे से कैसे कूद सकता, कूदना तो ऊपर से होता है, ठीक है। तो 4 में या तो 5 से कूदेगा, 6 से, 7 से, इसी पर 3 में ऐसे, समझ गए। तो ये चीज़ें याद रख लेना, ये मेन तो ये है। बाकी लाइमन, बामर, पाचन, ब्रैकेट, फंड, इनका जो ये वैल्यू है, मतलब n1 इसका 1 आएगा, इसका 2, इसका 3, इसका 4, इसका 5, सीरीज में याद रखना बस। लाइमन, बामर, पाचन, ब्रैकेट, फंड, 1 2 3 4 5, n1 बराबर ये रख दो, फिर उससे अगला n2 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। चलिए अब देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड और लास्ट स्लाइड, इसके बाद अपनी फिजिक्स खत्म। अब तक का जो अपना सफर था फिजिक्स का वो आज खत्म होने वाला है, ठीक है। चलिए, स्पेक्ट्रम कौन कौन सा मिल रहा है अपने को, लाइमन वाला, बामर वाला, पाचन, ब्रैकेट और फंड वाला, ठीक है। अब इसमें ये चीज़ याद रखना, एक चीज़ यह है कि लाइमन में कौन से क्षेत्र निकलता है, पैराबैग्निक क्षेत्र, ये याद रखना। बामर में दर्शी क्षेत्र, और पाचन में अवरक्त, 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 तीनों में अवरक्त, बाकी लाइमन में पैराबैग्नी, बामर में दर्शी क्षेत्र, ठीक है। एग्जाम में सिंपल सा क्वेश्चन 2 मार्क्स का थ्योरेटिकल फॉर्म में पूछा जा सकता है कि बामर स्पेक्ट्रम में किस प्रकार का प्रकाश निकलता है, फिर किस प्रकार सीरीज निकलती है, तो आपको लिखना है दर्शी क्षेत्र। कौन सा आपने चूज करना है, दर्शी क्षेत्र। अब देखो, आपको पता है संक्रमण कहाँ से क्या होता है, लाइमन में आपको पता है n1 में n1 बराबर 1 यानी कि 1 में कूदेगा, बामर में 2 में कूदेगा, पाचन में 3 में कूदेगा, ब्रैकेट में 4 में कूदेगा, फंड में 5 में कूदेगा। तो कूदेगा कहाँ से, n2 में से, उससे नेक्स्ट होगा 6 7 इन्फिनिट, 5 6 से लगाकर इन्फिनिट, 4 5 6 7 ऐसे इन्फिनिट, ऐसे, ठीक है, समझ गए। अब एक चीज़ आती है, तो देखो एक कॉन्सेप्ट आता है अधिकतम लैम्बडा और न्यूनतम लैम्बडा, यानी कि अधिकतम तरंग दैर्ध्य और न्यूनतम तरंग दैर्ध्य। एक सिंपल सी बात बताऊँ मैं आपको, लॉजिक देखो, आपको पता है E इक्वल टू, आप सभी को पता है, आपने देखा होगा hc/λ, ये होता है E का फार्मूला। ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है, E इक्वल टू hc/λ, यानी कि अगर ऊर्जा ज़्यादा होगी तो लैम्बडा कम होगा, और अगर ऊर्जा कम होगी तो लैम्बडा ज़्यादा होगा। ये है अधिकतम और मैक्सिमम का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो देखो, ऊर्जा ज़्यादा आएगी कब इसमें, कि जब बहुत दूर से मतलब कूदेगा तो ऊर्जा ज़्यादा, यानी कि लैम्बडा मिनिमम, ठीक है। और यदि बहुत पास से कूद रहा है तो ऊर्जा कम, यानी कि लैम्बडा मैक्सिमम, समझ गए। तो ये होता है E इक्वल टू hc/λ, ऊर्जा ज़्यादा होगी तो लैम्बडा कम होगा, और ऊर्जा कम होगी तो लैम्बडा ज़्यादा होगा। और ऊर्जा ज़्यादा आएगी कब, जब दूर से कूदेगा, n बराबर 1 में है तो वो इन्फिनिट से कूद रहा है तो ऊर्जा ज़्यादा आएगी, समझ गए। और अगर n बराबर 1 में n बराबर 2 से कूद रहा है तो बिल्कुल पास से कूद रहा है तो ऊर्जा कम आएगी, तो ऊर्जा कम यानी कि लैम्बडा ज़्यादा, और ऊर्जा ज़्यादा यानी कि लैम्बडा कम यानी कि मिनिमम, समझ गए। तो अब देखो, आपको यदि जब भी पूछे कि भाई अधिकतम तरंग दैर्ध्य निकालो, अगर लाइमन के लिए पूछे, बामर के लिए पूछे, पाचन, ब्रैकेट, फंड, तो n1 बराबर रखना है n बराबर n मतलब लाइमन के लिए क्या हो जाएगा 1, और n2 बराबर n+1 यानी कि 1 + 1 यानी कि 2, यानी कि लाइमन के केस में 2 से 1 में कूदेगा, 2 से 1 में कूदेगा तो अपने को मिलेगा लैम्बडा मैक्सिमम, क्योंकि ऊर्जा मिनिमम मिलेगी तो लैम्बडा मिलेगा मैक्सिमम, समझ गए, लाइमन के केस में। और इस बामर के केस में अपने को पता है 3 से 2 में कूदेंगे तो मिलेगा अपने को लैम्बडा मैक्सिमम, समझ गए। पाचन के केस में 4 से 3 में कूदेगा तो, इसके केस में, ब्रैकेट के केस में 5 से 4 में कूदेगा तो, और फंड के केस में 6 से 5 में कूदेगा तो, समझ गए। क्योंकि n1 बराबर 5 तो n2 बराबर 5 + 6, मतलब अगली अवस्था से कूदना, जस्ट उससे अगली अवस्था से कूदेगा तो अपने को मिलेगा लैम्बडा मैक्सिमम, क्योंकि ऊर्जा मिनिमम मिलती है उस केस में, समझ गए। अब है न्यूनतम लैम्बडा मिनिमम, तो कब मिलेगा, जब ऊर्जा अधिकतम होगी। ऊर्जा अधिकतम यानी कि अधिकतम दूरी से कूदेगा, अधिकतम दूरी यानी कि n2 बराबर इन्फिनिट, तो n2 बराबर इन्फिनिट से 1 में कूदे
तो ये आ जाएगा 1/r। ये यहाँ से बामर के लिए इन्फिनिट से 2 में कूदे तो पाचन के लिए इन्फिनिट से 3 में कूदेगा, ब्रैकेट के लिए इन्फिनिट से 4 में कूदेगा और फंड के लिए इन्फिनिट से 5 में कूदेगा। तो ये सब आ जाएगा, ये आप निकाल लेना उस फॉर्मूले में क्या लैम्बडा इक्वल टू क्या वहाँ 1/λ इक्वल टू r, ये ना फॉर्मूला लैम्बडा इक्वल टू r 1/n1 का स्क्वायर माइनस n2 का स्क्वायर। ठीक है, तो उसमें मान रखोगे तो ये चीज़ें आ जाएगी सारी। ठीक है, ये कोई रटना नहीं है, इनको एक भी नहीं रटना, आपको एक भी नहीं रटना, ध्यान रखना, एक भी, ये सारे जो रटने के नहीं है, ये तो आप खुद मतलब मैंने लिखा इसलिए ताकि आप निकालोगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आप सारे निकाल के देख लेना ये आ रहे कि नहीं आ रहे। ठीक है, बाकी रटना कुछ नहीं है, याद ये रखना है। अधिकतम लैम्बडा मिलेगा कब, कि जब आप जैसे कि लाइमन के लिए पूछ रहा है तो n/1 फिक्स होता है, 2 से 1 में कूदेगा तो अधिकतम लैम्बडा और इन्फिनिट से 1 में कूदेगा तो मिनिमम लैम्बडा। ठीक है, इसी प्रकार बामर के लिए 3 से 2 में कूदेगा तो लैम्बडा मैक्सिमम और इन्फिनिट से 2 में कूदेगा तो लैम्बडा मिनिमम। समझ गए, ये ऐसे होता है। और मैक्सिमम मिनिमम पूछा जाता है एग्जाम की, बामर के लिए अधिकतम तरंग दैर्ध्य क्या होगी, समझ गए, या फिर पाचन के लिए अधिकतम वो लैम्बडा क्या होगा या न्यूनतम क्या होगा, ऐसा पूछा जा सकता है। समझ गए, तो इन सभी को रटना नहीं है, ये याद रखो। समझ गए, मतलब अधिकतम कब होगी, जब ऊर्जा न्यूनतम होगी। ऊर्जा न्यूनतम यानी कि जस्ट अगली अवस्था से कूदना, यानी कि यदि लाइमन के लिए पूछा है तो 2 से 1 में कूदना बस, बामर के लिए पूछा तो 3 से 2 में कूदना, पाचन के लिए 4 से 3 में कूदना, और यदि न्यूनतम पूछ रहा है लैम्बडा मिनिमम तो इन्फिनिट से कूदना पड़ेगा, तो इन्फिनिट से 3 में, इन्फिनिट से 2 में, इन्फिनिट से 1 में। उम्मीद करता हूँ आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। लेकिन ये जो मैंने छोटा सा वीडियो बनाया ना, ये काफ़ी इफेक्टिव भी है। ठीक है, इसको ध्यान से पढ़ लेना, सही बताऊँ, गारंटी देता हूँ 2 क्वेश्चन यानी कि 4 मार्क्स इससे फिक्स है, श्योर है। और चलिए, अपना फिजिक्स का सफ़र यहीं पे ख़त्म होता है। कुछ निजी कारण और मेरी तबीयत भी कुछ रीज़न था, उसकी वजह से मैं लास्ट के 2 चैप्टर थोड़ा सा मतलब वो एफर्ट नहीं लगा पाया जो मैं पहले के 8 चैप्टर में अपने लगाया। लेकिन मुझे भी काफ़ी पढ़ाने में मज़ा आया, उम्मीद करता हूँ आपको भी अच्छा लगा होगा। और ऑल द बेस्ट कि आप अच्छा करके आओगे। थैंक यू सो मच।